हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। हम नीट 2020 का फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो एक क्विक एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर कैसा था। तो बच्चों, पेपर हर बार की तरह बहुत आसान था, है ना। हर बार होता है नीट का पेपर इजी आता है, और इस बार भी आसान था पेपर। अगर सिली मिस्टेक्स ना की जाए पेपर में, कैलकुलेशन की थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो, तो 100% पेपर बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते थे। और बच्चों ने किए भी होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों ने इसमें फिर पूरा 100% अटैम्प्ट किया होगा। अब थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हैं तो 100% मार्क्स तो पता नहीं, लेकिन अटैम्प्ट तो बच्चों ने बहुत किया होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन बच्चों, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हम जानते हैं कि जब फॉरवर्ड वाइसिंग में डायोड होता है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ डिक्रीज होती है, और जब रिवर्स वाइसिंग में डायोड होता है तो उसकी डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होती है। तो आंसर विल बी रिवर्स वाइसिंग, क्योंकि इंक्रीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, light of frequency 1.5 times the threshold frequency incident on a photosensitive material, what will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity doubled। बच्चों, एक क्वेश्चन वैसे तो इजी है बट थोड़ा ट्रिकी है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से अगर किया जाए तो तुरंत आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी है 1.5 टाइम द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर एफ नॉट हम मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1.5 टाइम्स। Initial frequency is 1.5 times of threshold frequency. Now frequency is halved. तो बच्चों, जब इस फ्रीक्वेंसी को हाफ करोगे, एफ डैश विल बी एफ बाई 2, और हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.75 एफ नॉट। ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम हो गया। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करोगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। उसकी बेसिक कंडीशन यही है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करनी है, तभी इमिशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे तो कोई इमिशन होगा ही नहीं, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी कर दो। यहाँ पे इंटेंसिटी चाहे कितने भी टाइम्स कर दो, मैटर नहीं करता। मिनिमम लाइट की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट तो होनी ही चाहिए। तो आंसर होगा 0, क्योंकि नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर बेस। तो मीटर बेस की बात हो रही है बच्चों, तो ये मीटर बेस का वायर हो गया, और यहाँ से हमने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक नो रेजिस्टेंस यहाँ होगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा। इस प्रकार का कुछ डायग्राम बनाया हमने। रेजिस्टेंस वायर, इसमें हमने एक रेजिस्टेंस वायर रख दिया लेफ्ट गैप में, और राइट साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस, राइट साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। और अब इसका जो नल पॉइंट आता है, इसका जो नल पॉइंट आता है बच्चों, नल पॉइंट 3:2 में डिवाइड करता है। जो वायर है मीटर बेस का वायर, नल पॉइंट इसको 3:2 में डिवाइड करता है, 3:2। लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर। इसके अंदर जो हमने रेजिस्टेंस वायर प्लेस किया है उसकी लेंथ है 1.5 मीटर। तो हमें बताना है कि 1 ओम, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस वायर है उसके 1 ओम की लेंथ कितनी होगी। तो पहले तो बच्चों इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये 3:2 ये हमें निकालना है, इसको x मान लेते हैं रेजिस्टेंस को, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं x ओम। तो क्या लिखेंगे? मीटर बेस व्हीटस्टोन पे बेस्ड होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बेस। तो x/10 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया? 15। यानी कि ये इस रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 15 ओम। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? 1 ओम की लेंथ क्या है, मतलब 1 ओम जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ क्या होगी? 15 ओम की लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। ये जो 15 ओम रेजिस्टेंस है इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। तो 1 ओम की लेंथ क्या हो जाएगी? 1.5/15। 15 ओम की लेंथ कितनी है? 1.5। तो 1 ओम की कितनी होगी? 1.5/15। ये हो जाएगा ये हो जाएगी लेंथ ऑफ 1 ओम वायर। क्या आएगा आंसर? सॉल्व करोगे तो 0.1, यानी कि 1 × 10⁻⁻⁻1। नेक्स्ट बच्चों, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10⁻20 जूल। दिस वैल्यू इन ईवी इज नियरली।
तो एनर्जी दी हुई है 10⁻⁻20 जूल, ये जूल में दी हुई है, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और बच्चों हमें 10⁻⁻20 जूल के बारे में बात करनी है कि 10⁻⁻20 जूल में इसको ऐसे समझ सकते हो कि 1 जूल बराबर कितना हो गया यहाँ से 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे यहाँ ले आया इसको नीचे, तो 1 जूल बराबर इतना, तो 10⁻⁻20 जूल बराबर कितना, तो 10⁻⁻20 जूल बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10⁻20 से अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे आंसर विल बी 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस बताना है, पाई का होता है। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में π/2 होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में π/2 होता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई का होता है। हम इक्वेशन से चेक कर सकते हैं, इक्वेशन रख के कि x इक्वल टू हमने मान लिया a sin ओमेगा t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी dx/dt a ओमेगा cos ओमेगा t, एंड इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा dv/dt, दैट विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभी यहाँ पे प्लस है या माइनस है, तो फेज डिफरेंस देखने के लिए साइन सेम होना चाहिए, यानी कि इसको लिख देंगे हम a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस पाई, क्योंकि हम जानते हैं साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे फेज कितनी है ओमेगा t, और यहाँ फेज कितनी है ओमेगा t प्लस पाई, तो पाई का फेज डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80. The height of the tower is. तो बच्चों अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया जिसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राउंड पे रीच करता है विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, और हमें इस टावर की हाइट बतानी है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे लगता है g, नीचे वाले डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव मान लेते हैं, क्योंकि h भी, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, तो अगर ऊपर पॉजिटिव मानोगे तो सबको नेगेटिव लिखोगे, तो उससे अच्छा नीचे ही पॉजिटिव मान लो, तो नीचे ही पॉजिटिव मान लिया। इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो बच्चों v का स्क्वायर हो गया 80 स्क्वायर, u स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 2a हो गया g, और s की जगह h। सॉल्व करेंगे, यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 300 मीटर। Next question, a short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10⁻⁻19 coulomb meter. Electric potential due dipole at a point 0.6 meter from center of dipole and 60 degree angle. तो बच्चों क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये एक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट P, और यहाँ से सेंटर से 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ ये कोई पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है, डिस्टेंस r, तो इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल बताना है। क्या होता है पोटेंशियल, डाइपोल की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल होता है kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो पोटेंशियल का हम याद करते हैं, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से किसी थीटा एंगल पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सारी वैल्यू प्लेस कर दो, k क्या है 9 इंटू 10⁻⁹, p क्या है दिया हुआ है 16 इंटू 10⁻⁻⁹, cos थीटा हाफ, cos 60 हाफ हो गया, अपॉन r स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, तो दैट इज 0.6 इंटू 0.6। इसको सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो, आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron rod of susceptibility 5 and 9 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. तो बच्चों ससेप्टिबिलिटी दी हुई है जिसको हम जाई बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी दी हुई है कितनी 599। परमिएबिलिटी बतानी है, अच्छा परमिएबिलिटी बतानी है, यहाँ पे रिलेटिव पर हम जानते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है 1 + i,
रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1 प्लस जाई, दैट इज 600। और हमें बतानी है एक्चुअल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एक्चुअल परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, दैट इज म्यू नॉट म्यू आर। म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other with a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. बच्चों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। थर्मली इंसुलेटेड का मतलब बाहर से ना तो कोई हीट अंदर आ सकती है ना अंदर से कोई हीट बाहर जा सकती है। तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो प्रोसेस होनी है वो एडियाबैटिक होनी है, कोई हीट का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। हीट दिया हुआ थर्मली इंसुलेटेड, इसका मतलब यही है कि हीट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो प्रोसेस विल बी एडियाबैटिक। नेक्स्ट, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज distributed uniformly. What is the magnitude of electric field? Again this is very simple. बच्चों दिया हुआ है कि एक स्फेयर है, इस कंडक्टर है, चार्ज जिस पे Q है मान लो, और रेडियस 10 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर पे निकालना है, मैं तो इसके बाहर हो गया, इसके बाहर हो गया 15 सेंटीमीटर मतलब स्फेयर के बाहर कोई पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हम जानते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर के लिए वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, KQ/R², बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। सॉल्व कर देंगे इसको, K और Q की वैल्यू रख दो, R की जगह 15 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, सीधा फॉर्मूला पूछा, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फॉर्मूला याद होना चाहिए मीन फ्री पाथ का, 1/√2 πd²n। देखो ये ऑप्शन है 1/√2 πd²n, दैट फॉर्मूला पूछा है मीन फ्री पाथ का। नेक्स्ट, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज। अब बच्चों ट्रुथ टेबल इस प्रकार के क्वेश्चन में चाहो तो तुम खुद से वैल्यू रख के देख सकते हो, 0 0 0 1 रख के चेक कर लो, या किसी को थोड़ा सा बूलियन के बारे में आइडिया हो, देखो एक तो रख के चेक कर सकते हो, जैसे 0 0 डालो क्या मिलेगा, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट, और ये कौन सा है, नॉर। तो बेसिकली ये नॉट और नॉट और ये नॉर। एक तरीका तो ये कि इनपुट डाल के देख लो कि पहले 0 0 डाला, यहाँ 0 तो यहाँ 1, जैसे यहाँ 0 डाला, यहाँ 0 डाला तो यहाँ 1, नॉट है तो यहाँ 0 तो यहाँ 1। अब नॉर है, नॉर क्या करता है, पहले और करता है फिर नॉट करता है, तो 1 और 1 का और करोगे तो 1 और फिर उसको नॉट करोगे तो 0, यानी 0 0 में 0 आया। इस तरह से तुम 0 1 1 0 1 1 ऐसे चेक कर सकते हो, वहाँ से ऑप्शन मैच कर जाएगा। जिसको थोड़ा सा भी बूलियन के बारे में आइडिया है वो बच्चा डायरेक्टली कर सकता है कि अगर यहाँ से A डाला इनपुट तो यहाँ क्या मिलेगा, A बार। अगर यहाँ से A डाला तो यहाँ क्या मिलेगा, A बार मतलब A नॉट। यहाँ B डाला तो यहाँ क्या मिलेगा, B बार मतलब B नॉट। A नॉट B नॉट यहाँ मिला। अब ये क्या करता है, नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट पहले तो और करता है, और मतलब पहले जोड़ता है दोनों को, और जिसको बोलते हैं हम और कॉम्बिनेशन। तो पहले और किया फिर उसका पूरे का नॉट, ये है नॉर का काम। नॉर गेट को ऐसे, नॉर ये फंक्शन है नॉर गेट का। अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला काम आएगा, कौन सा फॉर्मूला काम आएगा बूलियन का, कि अगर A प्लस B का बार हमें करना है दैट विल बी A बार एंड B बार। ये फॉर्मूला है, जो पहले और था वो कन्वर्ट हो गया एंड में, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे A की जगह क्या है, A बार, ये चीज़ यहाँ पे A की जगह आ रही है तो रख दो फॉर्मूले में। तो क्या आएगा सॉल्व करके, A बार का बार इंटू B बार का बार, तो ये आ जाएगा बच्चों AB। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट गेट बनाओगे वो एंड गेट बनेगा, एंड गेट। अब चेक कर लो कौन सा एंड गेट है, तो एंड में क्या होता है, 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1। तो देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, एंड गेट की देखना है, चेक करना है हमको एंड गेट। नेक्स्ट, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, E=mc²। तो बच्चों एनर्जी देखनी है तो मास हो गया 0.5 इंटू 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर लिया, इंटू C², तो 3 इंटू 10⁸ स्क्वायर।
E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये इंटेंसिटी दी हुई है, पावर पर यूनिट एरिया, दैट इज इंटेंसिटी, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है कितना, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉल्स ऑन ए नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नॉर्मल इंसिडेंस, हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस का एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एन एनर्जी रिसीव्ड बाय सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट। तो टाइम है कितना, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। इसमें कितना एनर्जी रिसीव करेगा। तो बच्चों एनर्जी क्या होती है, पावर इंटू टाइम, और पावर क्या हो जाएगा, करंट, पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। पावर हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू एरिया और भी टाइम। तो भाई रख दो वैल्यू यहाँ पे। अच्छा देखो, यहाँ पे हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे यूनिट चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू रख दो बस। आई की जगह 20, ए की जगह फिर 20 और टी की जगह 60। सॉल्व करके आंसर। नेक्स्ट, a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A emerges normally from the opposite surface. Refractive index is mu I कितना होगा। तो बच्चों एक प्रिज्म है, थिन प्रिज्म की बात हो रही है, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, यानी स्मॉल प्रिज्म का मतलब हो गया एंगल एज वेरी स्मॉल, थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक रे आती है, मान लो ऐसे रे आई और पहली सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, ये एंगल आई मान लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद जब यहाँ से आगे जाती है तो दूसरी वाली सरफेस पे नॉर्मली गिरती है और नॉर्मली फिर आगे निकल जाती है। ये क्वेश्चन में सब बोला हुआ है स्टेटमेंट में। अब हमसे पूछा आई कितना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है। तो बच्चों पहली चीज़ तो अगर ये एंगल यहाँ पे अगर बात करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे क्या हो गया, यानी कि इसका इस सरफेस के लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस देंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली गिर रही है, नॉर्मली गिर रही है ना, इस सरफेस पे नॉर्मली गिर रही है। तो यहाँ पे जो R होता है और जो E होता है वो दोनों 0 हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। R1 तो यहाँ वाला R1 होगा, ये होगा R1, R1 R2 कितना है 0, नॉर्मली गिर रही है तो R2 0 इज इक्वल टू ए, यानी R1 आ गया A। तो बच्चों ये एंगल A है, ये एंगल A है। अब यहाँ पे लगा दो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो बच्चों बाहर तो म्यू 1 है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ए। और थिन प्रिज्म की बात हो रही है, ए बहुत स्मॉल है, आई भी बहुत स्मॉल होगा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, साइन थीटा को थीटा रख देंगे, तो आई इक्वल टू म्यू, साइन ए को ए रख देंगे। सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, यहाँ से आई निकालना है, आई आ गया म्यू ए, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो बच्चों टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जब हम चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनका रेजिस्टिविटी चेंज होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, अगर बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो हम बोलेंगे कि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पॉजिटिव होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ती है तो अल्फा पॉजिटिव होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ अगर रेजिस्टिविटी घटती है, डिक्रीज होती है, तो उसका अल्फा नेगेटिव होगा। तो हम जानते हैं मेटल्स में क्या होता है, यानी कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो बेसिकली कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन की फ्रिक्वेंसी बढ़ती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से बहुत सारे हैं कंडक्टर में, अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से बहुत सारे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं एज कंपेयर टू कंडक्टर, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। कोलिजन पे जो इफेक्ट होगा तो डोमिनेंट नहीं होगा, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम होंगे। यानी सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी कम होगी तो अल्फा नेगेटिव होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप इज बम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टन एंड 3 न्यूट्रॉन।
वेरी सिंपल बच्चों, यूरेनियम है तो 92 235, इसमें एक न्यूट्रॉन आया, इसके बाद ये किसमें टूटा, एक क्रिप्टन बना, क्रिप्टन है 36 89 प्लस कुछ एक नया मेटल बनेगा, इसको वाई बोल देते हैं हम, कुछ नया एक एलिमेंट बनेगा, और इसका ए और इसका हमने दिया जेड और ए, और प्लस में 3 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये प्रोसेस है। अब हम जानते हैं बच्चों कि एटॉमिक नंबर कंजर्व रहेगा और ऊपर मास नंबर कंजर्व रहेगा, यानी कि नीचे वाले सबको जोड़ोगे तो सेम आएगा, लेफ्ट साइड RHS सेम रहेगा, ऐसे ऊपर मास नंबर कंजर्व रहेगा। तो अगर नीचे देखें तो 92 प्लस 0, 92 प्लस 0 तो 92 इक्वल टू 36 प्लस जेड और नीचे 0। तो सॉल्व करोगे यहाँ से जेड क्या आ जाएगा, जेड सॉल्व करोगे तो 56 आ गया जेड। अब बच्चों अगर तुम्हें कुछ बच्चों को तो एक क्वेश्चन याद भी होगी, क्योंकि याद होनी चाहिए, क्रिप्टन वेरियम मतलब पढ़ते हैं एक क्वेश्चन, तो याद नहीं है तो भी निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। तो जेड आ गया 56, और उसी प्रकार ऊपर देखोगे तो 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 प्लस ए प्लस 3 न्यूट्रॉन है तो 3, सॉल्व करोगे ए भी आ जाएगा, आंसर विल बी बेरियम। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises into height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Okay, another capillary 2r mass पूछा है। तो बच्चों पहले तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर कितना राइज करेगा उसका फॉर्मूला क्या है, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ये तो हाइट का फॉर्मूला है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर कितना लिक्विड राइज होगा। अब यहाँ पे देखो दो केस की बात हो रही है, पहले केस में रेडियस r है, दूसरे केस में रेडियस 2r है। अच्छा मास, कितना मास कैपिलरी ट्यूब के अंदर आया, अगर मान लो कोई कैपिलरी ट्यूब है, उस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस r है और हाइट h तक मान लो उसमें लिक्विड आ गया, हाइट h तक, तो लिक्विड का मास इसके अंदर कितना आया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया पाई r स्क्वायर h और डेंसिटी हो गई रो। तो बच्चों इतना मास इसके अंदर आया, और वो इनिशियल मास कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, मतलब इनिशियल मास हमें दिया हुआ है m1 जो दिया हुआ है 5 ग्राम दिया हुआ है इनिशियली हमें। अब बाद में बच्चों रेडियस को हाफ कर दिया। अब ध्यान से सुने मेरी बात, इनिशियल रेडियस r थी, हाइट h थी, और मास ये था इनिशियली, मान लो m1 बोलता हूँ, r और h की टर्म में m1 आ गया। अब जब रेडियस को 2r कर दोगे, रेडियस को डबल कर दोगे, तो देखो g तो सेम है, डेंसिटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, सरफेस टेंशन अगेन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अब सरफेस की प्रॉपर्टी, और थीटा सेम रहेगा। तो r चेंज हुआ, बस r को डबल किया तो r को कर दिया 2r, यानी r को डबल कर दिया। r को डबल करने से हाइट क्या हो जाएगी, हाफ। अगर r को डबल कर दिया तो हाइट क्या हो जाएगी, हाफ, यानी h की जगह आ जाएगा h/2। बच्चों रख दो यहाँ पे, तो जो m डैश होगा या जो m2 होगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर इंटू h यानी कि h/2 इंटू रो, और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये क्या आएगा पाई r स्क्वायर रो h तो है इंटू में 2। ये 5 ग्राम था इनिशियली, तो अब कितना हो गया 10 ग्राम, 10 ग्राम इज द आंसर। नेक्स्ट, in a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to 5 volt. Electric potential 5 volt throughout. ये तो इक्विपोटेंशियल रीजन हो गया, ये तो इक्विपोटेंशियल रीजन हो गया, मतलब पोटेंशियल हर पॉइंट पे सेम है। जब इक्विपोटेंशियल रीजन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आप लोग करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इक्विपोटेंशियल रीजन ही पूरा इक्विपोटेंशियल है, मतलब कोई वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉन्ग सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरी द करंट इतना, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एन आई करंट, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे हमें टोटल टर्न दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसको n/l लिख लेंगे, n इज द टोटल टर्न्स, l इज द लेंथ। बच्चों सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा यहाँ पे।
Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter. तो बच्चों अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा बाई डी. लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप 1.22 लैम्डा बाई डी. यहाँ पे लैम्डा की जगह रख दोगे 600 नैनोमीटर और डी की जगह रख दोगे 2 मीटर. कन्वर्ट कर लेना, जैसे नैनोमीटर है तो 1.22 लैम्डा को रखेंगे 600 और नैनो में तो इंटू 10⁻⁹ और डी कितना है 2 मीटर. सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट. इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस. तो बच्चों इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉन. ये फॉर्मूला होता है लैम्डा का, यानी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के लिए. अच्छा, अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो भी बात कर लेंगे हम, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है बच्चे को तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा. यहाँ से लैम्डा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉन अपॉन √v एंगस्ट्रॉन. लैम्डा की जगह क्या रख दूँ, लैम्डा की जगह वैल्यू रख दूंगा 1.227 इंटू 10⁻⁻2 और ये नैनोमीटर में है. नैनोमीटर में है तो ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम. अगर ये नैनोमीटर में है तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, चलो ऐसा पूरा SI में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो नैनो में तो 10⁻⁹ आ गया. अगर नैनो में है तो 10⁻⁻ 10⁻⁹ लिख देंगे नैनो में, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया. और उधर देखोगे तो 12.27 एंगस्ट्रॉन में है तो 10⁻⁻10 ये मीटर में कन्वर्ट हो गया अपॉन √v. यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा. अच्छा, जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं है, अगर लैम्डा का फॉर्मूला डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वाला याद नहीं है तो कैसे करोगे. हम जानते हैं लैम्डा इक्वल टू, वहाँ पे तुम्हें बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए. लैम्डा इक्वल टू h/v होता है, v स्पीड, h/mv, h/p हो गया मोमेंटम. p को क्या लिख दोगे √2mk और k को क्या लिख दोगे q इंटू v. v इज द पोटेंशियल. तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सारी वैल्यूज प्लेस करोगे उसके बाद आंसर निकालोगे. तो बेटर होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखो वैल्यूज भी उसी हिसाब से दी हुई हैं. ये जो वैल्यू दी हुई है ना लैम्डा की, वो इसी हिसाब से दी हुई है ताकि कैंसिल हो जाए यहाँ से. तो फॉर्मूला याद होगा तुरंत आंसर आ जाएगा. स्ट्रेस डायमेंशन, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया. तो बच्चों फोर्स जो है, फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई mlt-2 और एरिया क्या है L2. सॉल्व करके m1L-1t-2 ये आंसर है. द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एयर, मीडियम 6 माइक्रोफेराड. अच्छा, एयर था कैपेसिटर में तो उसका कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेराड. डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया तो कैपेसिटेंस हो गया 30 माइक्रोफेराड. तो बच्चों जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं हम, कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, अगर इसके अंदर हमने एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी εr है या k है, अगर हमने एक मीडियम इंसर्ट कर दिया जिसका रिलेटिव परमिटिविटी εr है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाता है εr इंटू सी. अगर किसी एयर कैपेसिटर के अंदर हम एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देते हैं जिसका परमिटिविटी εr है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उतने ही टाइम्स हो जाएगा εr इंटू सी. तो बच्चों यहाँ पे पहले 6 था, बाद में 30 हो गया. इसका मतलब εr की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि कैपेसिटेंस 5 टाइम्स हुआ है तो इसका मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 5 है. अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो परमिटिविटी पूछा है. तो परमिटिविटी क्या होती है, एप्सिलॉन बराबर ε0 इंटू εr. अब यहाँ पे εr की जगह 5 और ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू प्लेस करोगे आंसर आएगा. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं नीट का पेपर, नीट 2020, और हम बात कर रहे हैं कोड E4 के बारे में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 159 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस के, 160 से 180 तक की बात करेंगे. तो बोला द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. देखो EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ लाइट तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं.
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी की बात करें बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और यही अगर मैग्नेटिक फील्ड में बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ ऑफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये कहानी सबको पता है। इनका रेशियो चाहिए तो दोनों को भाग दे दो, ये दोनों कैंसिल आउट, यहां से क्या मिलेगा, ई बाई बी का स्क्वायर, तो ये मिलेगा ई बाई बी का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। अच्छा, एक और कहानी आपको पता होनी चाहिए कि जो C इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, तो अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो ये हो जाता है 1 अपॉन, ये जो रूट था वो कैंसिल आउट हो गया, रूट कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये C स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है, क्योंकि C की वैल्यू 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट होता है। और इसके साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि यार ये C इज इक्वल टू E बाई बी का रेशियो भी होता है। तो अगर E बाई बी के रेशियो की बात करें तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट विल बी C स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगेन 1 बाई C स्क्वायर, तो ये 1 बाई C स्क्वायर 1 बाई C स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट विल बी 1, यानी रेशियो क्या हो जाएगा 1:1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है बच्चों, आपको पता है बोर मॉडल हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम हाइड्रोजन एटम के लिए तो होता ही है। He+ अगर है उसमें भी हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिड होगा। बोला है कि नॉट वैलिड, ये ध्यान रखें, ये नॉट वैलिड है, इसके लिए वैलिड, इसके लिए वैलिड। ड्यूट्रॉन एटम भी हमारा क्या हो जाएगा, वो भी हाइड्रोजन ही होता है, बेसिकली सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब वो आइसोटोप है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट वो भी हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, तो ड्यूट्रॉन के लिए भी वैलिड होगा, बट हमारा नियॉन के लिए वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सिंगली आयोनाइज्ड नियॉन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी बताओ बेटा, सबको पता है कि डेंसिटी अगर निकालना है तो PV इज इक्वल टू nRT। n को आप टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास लिख सकते हैं। अगर आप डेंसिटी के टर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा RT। नाउ टोटल मास अपॉन V क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो यहां से दिस प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये आपको पता है, कई लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो फिर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। आपको बोला डेंसिटी निकालो, बेटा डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, प्रेशर इंटू मोलर मास। प्रेशर कितना है 249 किलो पास्कल यानी इंटू 10 की पावर 3। मोलर मास कितना है, हाइड्रोजन है यानी 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा P इंटू अपॉन RT। R की वैल्यू दी हुई है 8.3 इंटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 300 केल्विन, और हमको पता है हम इसमें केल्विन स्केल में टेम्परेचर रखते हैं, तो दैट विल बी 300। ये खत्म, उसके बाद कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी 0.2 kg पर मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यार अगर थोड़े से पेपर के लेवल की बात करें, पेपर बहुत आसान था एज यूजुअल, जैसा कि नीट में आता है और जो एक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेटा हम इसमें से क्या करते हैं, पहले देखते हैं ऑप्शंस क्या है। बोला बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंसंट्रेशन। बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो एमिटर होता है वो क्या होता है बेटा, हाईली डोप्ड होता है। ये क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है और इसकी थिकनेस मॉडरेट होती है। जो बेस होता है, बेस क्या होता है, लाइटली डोप्ड होता है, लाइटली डोप्ड होता है और बहुत पतला होता है, लाइटली डोप्ड एंड थिन होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जो कलेक्टर है वो मॉडरेटली डोप्ड होता है, मॉडरेटली डोप्ड होता है और थिक होता है। ऑप्शन के हिसाब से ये तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन बोला बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज। नहीं है यार, बेस हमारा बहुत थिन है, तो ये भी गलत है। फिर बोला बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। नहीं, जब भी ट्रांजिस्टर काम करता है हमारा इनपुट फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट हाँ ठीक है, इनपुट फॉरवर्ड बायस होता है और आउटपुट क्या होता है, रिवर्स बायस। यानी हमारा जो एमिटर बेस जंक्शन है वो क्या होता है, फॉरवर्ड, और कलेक्टर बेस क्या होता है, रिवर्स। तो ये भी गलत है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली। उसका रीजन है यार, एमिटर ने एमिट किया जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको बेस से होते हुए कलेक्टर तक जाना है। तो बेस अगर पतला नहीं होगा और लाइटली डोप्ड नहीं होगा तो वही खा जाएगा कलेक्टर तक। हमारे जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो पहुंचे ही नहीं, इसलिए बेस को पतला होना पड़ेगा और लाइटली डोप्ड होना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट बोला ब्रूस्टर एंगल बताओ फॉर इंटरफेरेंस। अच्छा, ब्रूस्टर एंगल आपको पता है tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं tan इनवर्स म्यू, यही तो ब्रूस्टर एंगल होता है। IB इज इक्वल टू, अगर डेरिवेशन की बात करें तो ये आपको पता है, इधर से कोई रे आया, ये हमारा कुछ रे इधर चला गया, बाकी इधर चला गया, ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये ब्रूस्टर एंगल तब होगा जब ये परपेंडिकुलर, ये IB, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां से सॉल्व करके वैल्यूज को हम निकालते हैं कि जो tan इनवर्स म्यू ऑफ डेंसर अपॉन म्यू ऑफ रेयरर हम डायरेक्ट ले लेते हैं। सिंस हमें ये पता है, सिंस म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और जब ये म्यू की वैल्यू 1 होती तो थीटा 45, जब ये ग्रेटर देन 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45 से ज्यादा होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। यानी इकलौते ऑप्शन में हमको चीजें दिख गई, बाकी 90 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमारा यहीं से लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला दी एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ फॉर अ मोनोएटॉमिक। बेटा इंटरनल एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात करें बेसिकली, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आपको याद हो F/2 इंटू K टाइम्स B इंटू T, यही तो एनर्जी होता है। यही R के टर्म में कन्वर्ट करना है तो हम इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कन्वर्ट करते हैं उस हिसाब से। तो F/2, सिंस ये मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। सिंपल बात कह रहा है, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस, तो जब ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 kBT, 3/2 kBT। दिस इज योर सिंपल आंसर, सिंपल सवाल, 3/2 kBT। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 माइनस दिस। बेटा हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले लॉजिक पे देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ध्यान से सुनना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो रिजल्ट आता है, मैं लिखता हूं, रिजल्ट शुड हैव that much decimal places as in given numbers with least decimal place, ठीक है। जो नंबर्स में सबसे छोटा डेसिमल प्लेस है, रिजल्ट में उतना ही होगा। यानी इसके पास 2 डेसिमल प्लेस है, इसके पास 4 डेसिमल प्लेस है, तो जो रिजल्ट आएगा उसके पास 2 ही डेसिमल प्लेस होना चाहिए। वही मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में हम क्या कर देखते हैं, पूरा सिग्निफिकेंट देखते हैं। इसके पास 4 डेसिमल प्लेस है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है। रूल कहता है कि जो लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए रिजल्ट में उतना ही डेसिमल होना चाहिए। दैट मींस दिस इज योर आंसर। आप सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर का सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला स्क्रू गेज हैव लीस्ट काउंट ऑफ दिस। स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, सिंपल सी अगर हम बात करें, बहुत बेसिक सी बात है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 सर्कल या 1 राउंड, यही तो होता है। नंबर ऑफ डिविजन्स इन 1 सर्कुलर स्केल आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन जो भी है। आपको पिच निकालना है, सो दिस पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, पिच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट दे दिया 0.01 इंटू नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 50 डिविजन्स हैं, तो ये 50 डिविजन से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following graph represents variation of resistivity? हमको पता है कि रेजिस्टिविटी एक्सपोनेंशियली वैरी करेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है कंडक्टर में हमारी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है। सिंस यहाँ रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, और जो रेजिस्टिविटी वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। ये वेरिएशन कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल। याद करने वाली बात, डायरेक्ट इंक्रीज करेगा, यहां पे तो डिक्रीज कर रहा है, यहां भी डिक्रीज कर रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है, बट ये लीनियर है, लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है, तो आंसर विल बी 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फाइंड द टॉर्क अबाउट ओरिजिन। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, दिस टॉर्क इज इक्वल टू सिंपली आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और आर की वैल्यू यहां पे क्या गिवन है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर 2 टाइम्स k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट क्या 3j कैप।
यानी यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, ये तो हो गया 6, बट यहां पे क्या हो जाएगा k क्रॉस जे कैप, और k क्रॉस जे की वैल्यू माइनस आई होती है, यानी आंसर विल बी माइनस ऑफ 6 आई कैप। सिंपल सा कैलकुलेशन है यार, इससे आसान सवाल क्या ही मिलेगा आपको, डेफिनेशन पे बेस्ड है। बोला सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, जब L को हटा दिया, यानी जब सिर्फ XC है, ध्यान से सुनना, जब सिर्फ XC है तो फेज डिफरेंस कितना है π/3, ठीक है। अब बोला C हटा दिया, सिर्फ हमारा L है, तो L है तब भी फेज डिफरेंस कितना π/3, यानी ऑब्वियस हो गया यहां से कि जो XL की वैल्यू है वही XC की वैल्यू है। क्यों भाई, cos phi इज इक्वल टू, यहां मैं समझा दे रहा हूं, cos phi इज इक्वल टू क्या हो जाता है R/Z, और Z की वैल्यू क्या हो जाएगी R² प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। एक बार ये रिएक्टेंस XC है और एक बार ये रिएक्टेंस XL है। बोला जब एंगल बराबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, यानी ये वैल्यू एक बार XL है एक बार XC है, वो दोनों भी बराबर होना पड़ेगा। XL और XC बराबर, यानी ये क्या हो गया, ये रेजोनेंस का कंडीशन। कौन सा कंडीशन, रेजोनेंस का कंडीशन। और रेजोनेंस के कंडीशन में प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, और जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा तो cos phi इज इक्वल टू R/Z, Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बेसिक से भी जा सकते हैं, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये वाला टर्म तो 0 हो गया, यानी बेसिकली R/R 1, दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg। बेटा सिंपल सा ये सॉल्व किया हुआ है पहले से ही बच्चे ने। इधर पे हमारा एक वेट लगेगा एंड दैट वेट विल बी 6 mg, इधर की तरफ वेट लगेगा एंड दैट वेट विल बी 4g, यहां पे भी m तो रहेगा नहीं ना, m तो मास तो हमको ले ही लिया ना, मास हमने, तो ये हो जाएगा 6g। टोटल मास कितना 6 + 4, तो डायरेक्टली ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, लेटर से ये a तो ये भी a हो जाएगा ड्यू टू कांस्टेंट। नाउ नेट फोर्स क्या है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, ये हमारा खींच रहा है 6g से, ऑपोजिंग फोर्स हमारा क्या है 4g। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करते हैं यार कई बार, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 × g, हम वो नहीं यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट। अपॉन टोटल मास कितना है 6 + 4, यानी यहां पे क्या हो गया, दैट विल बी 2g अपॉन 10, यानी आंसर विल बी g/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2। R1 की वैल्यू इतनी है, 1 केल्विन, रेशियो निकालना है, लेट अस से Q1 अपॉन Q2, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, M1 S सेम है, डेल्टा T सेम है, यहां पे क्या है M2 मास अलग है बट S हमारा सेम है, डेल्टा T सेम है, ST क्योंकि हमारा मटेरियल सेम है, टेम्परेचर का चेंज भी सेम है। नाउ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंस ये शेल है या स्फीयर है, जो भी है स्फीयर है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई R1³ डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2³ इंटू डेंसिटी, यहां भी इंटू डेंसिटी यहां भी, सिंस मटेरियल सेम है, ये खत्म, यानी यहां पे आपको मिल गया Q1/Q2। बेटा यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नाउ R1 की वैल्यू है 1.5 R2, तो 1.5 R2 अपॉन R2 का क्यूब, आप डायरेक्टली रेशियो भी लिख सकते थे, ये R2 खत्म, 1.5 का क्यूब दैट विल बी 27/8। सॉल्व करके देख सकते हो, या फिर ऐसे कर लो ना, यहां पे डायरेक्टली कर लो 15/10, ऐसे भी कर सकते हो, 15/10 का क्यूब, ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब दैट विल बी 27/8 डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला अब 40 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। बेटा जो भी रीडिंग होती है, सप्लाई अगर दे दिया गया कि इतनी हम एसी वैल्यू दे रहे हैं, मतलब वो आरएमएस होती है, तो ये वोल्टेज कौन सा है, ये आरएमएस वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। बोला आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू वी आरएमएस अपॉन इंपेडेंस। सिंस ये हमारा कैपेसिटिव सर्किट है तो इंपेडेंस की जगह हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस लेना पड़ेगा एंड दैट विल बी XC। V की वैल्यू हमको पता है, XC इज इक्वल टू 1/ωc, तो V इंटू ωc, ओमेगा की वैल्यू 2πf,
चलो बेटा वैल्यू रखो, v हमारा कितना 200 इंटू ओमेगा की वैल्यू चलो मैं यहां लिख देता हूं ट्वाइस पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। 200 इंटू 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू सी, सी की वैल्यू है बेटा 40 इंटू 10 की पावर -6। देखो 1 2 3 4, तो यहां पे तो हो गया 10 की पावर -2। सॉल्व करें तो ये 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 इंटू 4 80, तो दैट विल बी 80 पाई इंटू 10 की पावर -2। इसको आप सॉल्व करके ये भी लिख सकते हैं 3.14 इंटू 0.8। सॉल्व करके देखो ये कितना आएगा 0.8 इंटू 3, अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 2.4 के आसपास आएगा। ऑप्शंस में हम मैच कर रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत है नहीं आपको, तो दैट विल बी नियरली 2.5। बाकी सब कुछ एसआई यूनिट में है तो ये भी एसआई यूनिट में ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला बॉडी वेट 72 न्यूटन, यानी असलियत में जो mg की वैल्यू गिवन है mg इज इक्वल टू w एंड दिस इज इक्वल टू बोला है 72 न्यूटन। आपको बोला है mg डैश बताओ, ठीक है, आपको बोला है mg डैश इज इक्वल टू क्या होगा। m तो चेंज होता नहीं है, g चेंज होगा। चलो g डैश निकालते हैं। आपको फॉर्मूला पता है g डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली g डैश इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट विल बी g डिवाइडेड बाई 1 प्लस h बाई r का स्क्वायर, यही तो होता है। और h की वैल्यू बोला है कि r बाई 2 है, h की वैल्यू क्या है r बाई 2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब यहां पे g है डिवाइडेड बाई 1 प्लस h की वैल्यू r बाई 2, मतलब r बाई 2 और एक r पहले से बैठा हुआ है, ये दोनों तो निपट गए, इसका स्क्वायर दैट विल बी 2/3 का स्क्वायर, मतलब 4/9 टाइम्स ऑफ g। नाउ अगर आप m से मल्टीप्लाई कर लो तो mg डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg इंटू 4/9, और यही आपको वेट जो पूछा है mg आपको ऑलरेडी गिवन है 72 इंटू 4/9, 9 8 72, 8 गुणे 4 दैट विल बी 32 न्यूटन, है ना। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन है, 32 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली आर अटैच्ड। एक जगह 5 kg और एक जगह क्या है 10 kg है। लेटर से ये 5 kg है और यहाँ पे क्या है बेटा 10 kg है, और आपको बोला है यहाँ पे चलो x इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ पे हमारा क्या है x डिस्टेंस पे, क्या है x डिस्टेंस पे, ये x डिस्टेंस पे हमको क्या बोला सेंटर ऑफ मास, यहीं से तो पूछा है 5 kg से। तो लेट अस से सेंटर ऑफ मास की वैल्यू निकालनी है, तो दैट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 मतलब 5 इंटू 0 प्लस m2x2 मतलब 10 इंटू टोटल डिस्टेंस, एंड टोटल डिस्टेंस इज 1 मीटर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विल बी क्या 15, यही आया बेटा, सिंपल सी बात है। बट द थिंग इज कि ये किस में आया, यहाँ पे ये सब वैल्यू जो हम रख रहे हैं ये मीटर में रख रहे हैं। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10/15 यानी 2/3 मीटर, है ना। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में 200/3 विच विल बी 66.6666 चलता जाएगा, यानी 66.7 या 67 जो भी है अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ। तो फ्रिंज विड्थ में आपको तो सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल d क्या है, सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स। तो ये हो जाएगा बीटा डैश इज इक्वल टू क्या है, बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का गैप है वो आधा हो गया, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, d/2 हो गई। एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ये क्या हो गया, ये 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D हो गया, मतलब इसका सिंपल सा मतलब 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यानी बीटा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बीटा। दिस इज योर आंसर, 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यार मोबिलिटी हमने पढ़ा है कि मोबिलिटी जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा, मोबिलिटी ज्यादा, तो मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल फॉर्मूला। यार आप देखें, आपको बहुत दिमाग लगाने की कहीं पे भी किसी भी सवाल में जरूरत नहीं है। अगर आप सिली मिस्टेक से बचते हैं, जो कि आपको बचना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी बेसिकली 2.5 इंटू 10 की पावर 6, ये आंसर है। इससे आसान सवाल क्या होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी, एक भी सवाल लंबा नहीं है, ध्यान रखें, एक भी सवाल ना। कलर कोडिंग क्या होता है, कलर कोडिंग में आपको पता होना चाहिए। एक छोटा सा ट्रिक बताया जाता है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो भी कैपिटल लेटर है वो यूज करते हैं, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, इतने में आपका काम चल जाएगा। देखते हैं, ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाता है, तो इतना ही है। 7 भी है, हैविंग वेरी गुड वाइफ, यही कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा 7। तो ऑप्शन में बोला है कि पहला येलो है, येलो के करेस्पॉन्डिंग कौन सा है, 4, तो पहला नंबर येलो के करेस्पॉन्डिंग हो गया 4, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। दूसरा क्या है, वॉयलेट किससे करेस्पॉन्डिंग है, 7। नाउ 2 हमारा फिगर होता है, फिर मल्टीप्लायर आता है, मल्टीप्लायर में कह रहा है ब्राउन, ये हमारा ब्लैक और ब्राउन, तो मल्टीप्लायर में क्या हो जाता है, वही पावर बन के बैठ जाता है, 10 की पावर 1। प्लस माइनस गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है वो 5% होता है, यानी यहां पे सिंपल क्या आ रहा है, 470 ओम, तो ये आ गया, प्लस ये ओम में आएगा, प्लस कुछ 5% इसका टॉलरेंस आ गया, मतलब सिंपल सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वायर ऑफ लेंथ L, लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी, जो गिवन है ये मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज डायरेक्टली जा सकते हो। एरिया कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, कैपिटल ए, और क्या बोला, लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, यानी जो चेंज इन लेंथ आएगा, फाइनल लेंथ L1 हो गया और इनिशियल था L। और बोला यंग्स मॉडुलस आपको बताना है, मास m है, यानी जो फोर्स आएगा दैट फोर्स इज इक्वल टू mg। तो बेटा यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला कहता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी F बाई ए स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन का मतलब डेल्टा L अपॉन L, यही तो होता है। वैल्यू पुट कर ले भाई, यहां पे आएगा mg डिवाइडेड बाई a इंटू डेल्टा L, a तो हमारा ठीक है, डेल्टा L की वैल्यू क्या है, L1 माइनस L, ऊपर में L, तो दैट विल बी L, आंसर विल बी mgl अपॉन a L1, डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन बोला इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग्स A एंड B, ये किसी बच्चे ने जिससे पेपर लिया उसने सॉल्व किया है, तो ये कुछ है नहीं। बोला 2 स्ट्रिंग्स A एंड B, चलो यहां पे हमने कह दिया ये A है, यहां पे हमारी B है, ठीक है। ध्यान से समझो, A की फ्रीक्वेंसी गिवन है बेटा कितना, किसी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज, व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, टेंशन डिक्रीज, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज, किसका, बी का, तो बी की फ्रीक्वेंसी घट रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेंशन घटेगा तो फ्रीक्वेंसी भी घटेगी, और बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के 7 हो गई, यानी पहली बार में बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, जब कुछ चेंज कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी 7 हो गई। बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बेटा क्या है, 530, ये 530 हर्ट्ज था, तो अगर 530 हर्ट्ज था तो बीट फ्रीक्वेंसी 6 थी, यानी 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये 524 रहा होगा या ये 536 रहा होगा, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। नेक्स्ट कह रहा है कि बी की टेंशन को डिक्रीज किया और डिक्रीज करने की वजह से जो भी फ्रीक्वेंसी थी, मुझे नहीं पता कि ये थी या ये थी, बट whatever the frequency is, ये अगर था तो ये डिक्रीज किया, अगर ये था तो ये डिक्रीज किया, जो भी रहा होगा वो डिक्रीज किया होगा। नाउ अगर मान लो ये घट के 523 हो गया, ये तो 530 ही है, तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये घटेगा तो ये 535 हो जाएगा, 534 हो जाएगा, ये 530 है तो बीट फ्रीक्वेंसी घटेगी, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीट फ्रीक्वेंसी दोबारा क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए असली फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 524। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी क्या रहा होगा, इनिशियली 524 रहा होगा।
536 नहीं हो सकता, क्योंकि ये वैल्यू अगर घटेगी और क्वेश्चन कह रहा है कि घट रहा है, तो ये घटेगा तो इन दोनों का डिफरेंस घट जाएगा, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बिट फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा ये रहे क्वेश्चंस फिजिक्स के। बाकी जिसका जो कोड होगा, कोड के हिसाब से आप आंसर्स मैच करा सकते हैं। मैंने पहले भी बोला कि ये E4 कोड है, हो सकता है किसी का H4 हो, किसी का G3 हो, किसी का E2 हो, उसके हिसाब से आप क्वेश्चंस को मैच कराएंगे, क्योंकि ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे, ऑप्शंस चेंज होंगे बट वैल्यूज तो वही रहेंगी। तो आप वैल्यूज के हिसाब से आंसर्स मैच करा सकते हैं। जहां तक क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस की बात करें तो फिजिक्स में बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। इतना आसान क्वेश्चन पेपर जनरली आपको नहीं मिलता, यानी बहुत लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं था। टाइम मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपने गलतियां करी होंगी उसमें आप सुधारें। बेसिकली आपने गलतियां कैलकुलेशन मिस्टेक्स किए होंगे और कुछ गलती होने के चांसेस है नहीं। कुछ क्वेश्चंस एक दो हो सकता है कि आपको क्लिक ना करे, बट जिसने सही से नोट्स पढ़ा होगा, सही से थ्योरी पढ़ा होगा, सही से क्वेश्चंस किए होंगे, उतना क्वेश्चंस आएगा भी नहीं। बहुत इजी से क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के हिसाब से, जैसे लास्ट ईयर था उसी हिसाब से क्वेश्चंस है। एक्सपेक्टेड था थोड़ा सा टफ होना, क्योंकि एम्स का भी इसी से सिलेक्शन होना है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनटीए ने जो पेपर लिया था उससे तो बहुत आसान है। तो ठीक है बेटा, बस ये क्वेश्चन पेपर था। थैंक यू वेरी मच।